क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई लड़की कहती है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, तो असल में उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? ज्यादातर लड़के इस मोमेंट को गलत समझ लेते हैं, या तो वो वही बात खत्म कर देते हैं या वो गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि इस एक छोटे से जवाब के पीछे एक पूरी साइंस छुपी है। इस वीडियो में हम वो साइंस समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप रिसर्च के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये वीडियो लड़कियों को डिकोड करने या उन्हें किसी पजल की तरह सॉल्व करने के लिए नहीं है। हर इंसान अलग होता है, हर लड़की की अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हिस्ट्री, अपना तरीका होता है सोचने और फील करने का। कोई भी एक फॉर्मूला, कोई भी एक ट्रिक सभी लड़कियों पर लागू नहीं होती, और जो कंटेंट ऐसा प्रॉमिस करता है वो साइंस नहीं, स्टीरियोटाइप बेच रहा होता है। ये वीडियो तुम्हें एक चीज देगा जो ट्रिक्स से ज्यादा वैल्यूएबल है, इमोशनल इंटेलिजेंस की असली समझ, जो किसी भी इंसान के साथ काम करती है, ना कि सिर्फ एक जेंडर के साथ। पहला कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो स्किल जो ज्यादातर लोग सीखते ही नहीं। डैनियल गोलमैन, जिन्होंने 1995 में इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की किताब से इस फील्ड को मेनस्ट्रीम बनाया, उन्होंने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कोर कंपोनेंट्स होते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। इनमें से जो सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स में डिफरेंस बनाता है वो है एम्पैथी, यानी किसी दूसरे इंसान की इमोशन स्टेट को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उसे फील करने की कोशिश करना। यहाँ एक इंटरेस्टिंग रिसर्च फाइंडिंग है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एम्पैथी एक सॉफ्ट स्किल है, कुछ ऐसा जो नेचुरली आता है या नहीं आता। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि एम्पैथी एक्चुअली एक लर्नेबल स्किल है, जैसे कोई भी और स्किल। इसे प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है, और जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं उनकी रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन काफी कम हो जाते हैं। तो जब कोई लड़की कहती है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, असली स्किल ये नहीं है कि तुम उसके शब्दों को इग्नोर करके अपने हिसाब से कुछ डिकोड कर लो। असली स्किल है उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और कॉन्टेक्स्ट को मिलाकर समझना कि क्या उसके शब्द उसकी असली फीलिंग से मैच कर रहे हैं या नहीं, और फिर उसे स्पेस देना कि वो खुद अपनी पेस पर बात शेयर करे, बिना फोर्स किए। दूसरा कॉन्सेप्ट बिट्स फॉर कनेक्शन, वो छोटा सिग्नल जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। जॉन गॉटमैन, जो दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप रिसर्चर्स में से एक हैं, उन्होंने अपनी लव लैब में हजारों कपल्स को डिकेड्स तक स्टडी किया। उनकी सबसे फेमस फाइंडिंग्स में से एक है बिड्स फॉर कनेक्शन। एक बिड मतलब कोई छोटा सा अटेम्प्ट होता है अटेंशन, अफेक्शन या इमोशन सपोर्ट पाने का। ये बिड्स बहुत सबटल हो सकते हैं, जैसे कोई लड़की विंडो से बाहर देखकर कह दे वाह कितना अच्छा सनसेट है। ऊपर से ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन लगता है, लेकिन गॉटमैन की रिसर्च कहती है कि ये एक्चुअली एक बिड है। वो चाहती है कि कोई उस मोमेंट को उसके साथ शेयर करे। अगर जवाब आता है हम बिना देखे, तो ये बिड टर्न अवे हो जाती है। लेकिन अगर जवाब आता है अरे वाह सच में बहुत अच्छा है, आंखें मिलाकर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाकर, तो बिड टर्न टुवर्ड्स हो जाती है। गॉटमैन की रिसर्च का सबसे शॉकिंग पार्ट ये है, जो कपल्स बाद में ब्रेकअप या डिवोर्स तक पहुंचे, उनमें बिड्स को टर्न अवे करने का रेट कहीं ज्यादा था कंपैरिजन में उन कपल्स के जो लॉन्ग टर्म तक हैप्पी रहे। मतलब ये है, किसी लड़की के मन की बात जानने का सबसे पावरफुल तरीका कोई माइंड रीडिंग ट्रिक नहीं है। ये है उन छोटे छोटे बिट्स को नोटिस करना जो वो रोजाना भेजती है, और उन्हें इग्नोर करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना। यही वो स्किल है जो असल में उसके मन की बात जानने के सबसे करीब लाती है। तीसरा कॉन्सेप्ट है एक्टिव लिसनिंग, सुनना और सॉल्व करना दो अलग चीजें हैं। कार्ल रोजर्स, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के पायनियर, उन्होंने एक्टिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ज्यादातर लोग जब सुनते हैं असल में वो सुन नहीं रहे होते, वो अपने अगले जवाब के बारे में सोच रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन पैटर्न है जो रिसर्च में बार बार दिखता है। जब एक लड़की कोई प्रॉब्लम शेयर करती है, चाहे वो ऑफिस की हो, फैमिली की हो
या कुछ और, तो बहुत सारे लड़के तुरंत सॉल्यूशन मोड में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि हेल्प करना मतलब है प्रॉब्लम को फिक्स करना। लेकिन रिसर्च, खासकर डेबोरा टैनन की लिंग्विस्टिक्स रिसर्च, ये दिखाती है कि ज्यादातर बार जब कोई इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, उसे सबसे पहले चाहिए होता है इमोशन वैलिडेशन, ना कि इमीडिएट सॉल्यूशन। टैनन ने इसे रैपो टॉक बनाम रिपोर्ट टॉक कहा। कुछ कन्वर्सेशंस कनेक्शन बनाने के लिए होती हैं, रैपो टॉक, और कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, रिपोर्ट टॉक। प्रॉब्लम तब होती है जब एक इंसान रैपो टॉक चाहता है और दूसरा उसे रिपोर्ट टॉक की तरह ट्रीट करता है, सीधे सॉल्यूशन देकर। इससे वो इंसान फील करता है कि उसकी फीलिंग को सुना नहीं गया, सिर्फ उसकी प्रॉब्लम को हैंडल किया गया। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हें कुछ शेयर करे, पहला कदम सॉल्यूशन देना नहीं है, पहला कदम है पूछना, तुम्हें लगता है तुम्हें सिर्फ वेंट करना है या तुम कोई एडवाइस चाहती हो। ये एक सिंपल सवाल, लेकिन ये दिखाता है कि तुम उसकी इमोशन नीड को रिस्पेक्ट कर रहे हो, ना कि अपने हिसाब से असंपशन बना रहे हो। चौथा कॉन्सेप्ट, नॉनवर्बल कम्युनिकेशन शब्दों से ज्यादा क्या बताता है। अल्बर्ट मेहराबियन की 1967 की रिसर्च बहुत फेमस है, हालांकि उसे अक्सर गलत समझा जाता है। उनकी फाइंडिंग ये थी कि जब शब्द और टोन बॉडी लैंग्वेज में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, मतलब जब कोई कुछ कहे लेकिन उसका टोन कुछ और बताए, तो लोग टोन और बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा भरोसा करते हैं, शब्दों पर कम। ये रूल हर कन्वर्सेशन पर लागू नहीं होता, लेकिन जब इनकंसिस्टेंसी हो तो ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है। यही वो जगह है जहां कुछ नहीं, मैं ठीक हूं वाला मोमेंट समझ आता है। अगर शब्द कहते हैं ठीक हूं लेकिन आंखें नीचे हैं, आर्म्स क्रॉस्ड हैं, टोन फ्लैट है, तो ये इनकंसिस्टेंसी एक सिग्नल है कि असली फीलिंग शब्दों से अलग है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, इस सिग्नल का सही रिस्पॉन्स मुझे पता है, तुम झूठ बोल रही हो, बताओ क्या हुआ, बोलकर पुश करना नहीं है। सही रिस्पॉन्स है सॉफ्टली ये कहना, तुम बोल तो रही हो ठीक हो, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ है। जब भी बात करने का मन हो, मैं यहाँ हूँ, ये उसे स्पेस भी देता है और सिग्नल भी देता है कि तुमने नोटिस किया है। पांचवा कॉन्सेप्ट, इमोशन एक्सप्रेशन में सोशल कंडीशनिंग का रोल और क्यों ये नेचुरल नहीं बल्कि लर्न्ड होता है। रिसर्च, खासकर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, ये दिखाती है कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही इमोशन एक्सप्रेस करने के अलग अलग रूल्स सिखाए जाते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट इमोशन सोशलाइजेशन कहते हैं। बहुत सारी कल्चर्स में लड़कों को सिखाया जाता है कि गुस्सा एक्सेप्टेबल इमोशन है, लेकिन सैडनेस या डर को छुपाना चाहिए। वहीं लड़कियों को अक्सर सिखाया जाता है कि गुस्सा एक्सप्रेस करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सैडनेस या प्यार एक्सप्रेस करना ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां ज्यादा इमोशन होती हैं, ये एक गलत और अनसाइंटिफिक स्टीरियोटाइप है। इसका मतलब ये है कि कई बार सोशलाइजेशन की वजह से इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कुछ रिसर्च ये दिखाती है कि गुस्से को सीधे एक्सप्रेस करने के बजाय जिन्हें गुस्सा दिखाना ठीक नहीं सिखाया गया हो, वो उसे फ्रस्ट्रेशन, चुप्पी या सैडनेस के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर कोई लड़की चुप हो जाए या उदास लगे, जरूरी नहीं कि वो सैड ही हो सकता है अंदर गुस्सा हो जो उसे सीधे एक्सप्रेस करने में हिचकिचाहट महसूस हो रही हो, सोशल कंडीशनिंग की वजह से। ये समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे तुम सरफेस इमोशन को असली कारण समझने की गलती नहीं करोगे। अगर तुम सिर्फ वो उदास लग रही है देखकर रिएक्ट करोगे, लेकिन असल वजह कुछ और हो, जैसे कोई बात जिससे उसे गुस्सा आया हो लेकिन वो डायरेक्टली एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल ना हो, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स मिसअलाइंड हो जाएगा। छठा कॉन्सेप्ट, अटैचमेंट स्टाइल, क्यों एक ही एक्शन दो अलग लोगों को अलग अलग मीनिंग दे सकता है। हमने पिछली स्क्रिप्ट में अटैचमेंट थियरी डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ इसका एक नया एंगल समझते हैं। अटैचमेंट स्टाइल सिर्फ ये नहीं बताती कि कोई ब्रेकअप के बाद कैसे रिएक्ट करेगा, ये भी बताती है कि किसी का माइंड रोजाना की छोटी छोटी चीजों को कैसे इंटरप्रेट करता है। एक एंग्जायस अटैचमेंट वाली लड़की के लिए
अगर मैसेज का जवाब देर से आए तो उसका ब्रेन उसे शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है की तरह इंटरप्रेट कर सकता है, चाहे असल वजह कुछ भी ना हो, सिर्फ बिजी होना हो। एक अवॉइडेंट अटैचमेंट वाली लड़की के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन या बार बार क्या हुआ बताओ पूछना सुफोकेटिंग फील हो सकता है, चाहे इंटेंशन कितना भी अच्छा हो। इसका मतलब ये है कि उसके मन की बात जानना एक यूनिवर्सल स्किल नहीं है जो एक बार सीख ली तो हर किसी पर लागू हो जाए। इसका मतलब है उस स्पेसिफिक इंसान को टाइम के साथ समझना, उसके पैटर्न्स, उसके ट्रिगर्स, उसके कंफर्ट जोन को। और ये समझ सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं आती, ये खुली ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से आती है, जहां दोनों लोग अपनी नीड्स के बारे में डायरेक्टली बात कर सकें। सातवां कॉन्सेप्ट, माइंड रीडिंग की लिमिटेशन और क्यों रिसर्च इसे एक माइथ मानती है। यहाँ एक बहुत जरूरी रिसर्च फाइंडिंग है जो ज्यादातर उसके मन की बात जानो वाला कंटेंट कभी मेंशन नहीं करता। साइकोलॉजिस्ट विलियम इकीज ने एम्पैथिक एक्यूरेसी पर एक्सटेंसिव रिसर्च की है, यानी कितनी एक्यूरेटली एक इंसान दूसरे की थॉट्स और फीलिंग्स गैस कर पाता है। उनकी फाइंडिंग्स शॉकिंग हैं। एवरेज एक्यूरेसी रेट सिर्फ 20 से 35% के बीच होता है, इवन क्लोज रिलेशनशिप्स में। मतलब ये है कि ज्यादातर लोग, इवन वो जो सालों से रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर की माइंड को गेस करने में बहुत बार गलत होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी कॉन्फिडेंस हो कि वो सही समझ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, रिसर्च दिखाती है कि जो लोग सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी गेस पर, वो अक्सर सबसे ज्यादा गलत होते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस अजम्पशन से आता है, एक्यूरेसी वेरिफिकेशन से आती है। ये फाइंडिंग पूरे टॉपिक को एक नया एंगल देती है। उसके मन की बात जानना का रियल साइंस बेस्ट तरीका माइंड रीडिंग नहीं है, ये पूछना है और फिर ध्यान से सुनना, जो जवाब मिले उसे बिना उसे अपनी पहले से बनी थ्योरी में फिट करने की कोशिश किए। जो लोग बहुत ज्यादा मैं उससे बिना बोले समझ लेता हूँ वाला कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो असल में रिसर्च के हिसाब से सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं गलतफहमी का। आठवां कॉन्सेप्ट, इमोशन सेफ्टी, वो फाउंडेशन जिसके बिना कोई भी मन की बात कभी सामने नहीं आती। जॉन गॉटमैन और सू जॉनसन, जो इमोशनली फोकस्ड थेरेपी की फाउंडर हैं, दोनों की रिसर्च एक कॉमन पॉइंट पर मिलती है, इंसान अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स तभी शेयर करता है जब उसे इमोशन सेफ्टी फील हो, मतलब जब उसे यकीन हो कि उसकी फीलिंग्स को जज नहीं किया जाएगा, मॉक नहीं किया जाएगा या उसके अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा। अगर किसी लड़की ने पहले कभी अपनी फीलिंग्स शेयर की हो और उसे जवाब में जजमेंट, मॉकरी या तुम ओवररिएक्ट कर रही हो जैसा रिस्पॉन्स मिला हो, तो उसका ब्रेन भविष्य में उसी पैटर्न को अवॉइड करने के लिए गार्ड अप कर लेता है, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली। यही वजह है कि वो मुझसे कुछ शेयर नहीं करती कि कंप्लेन अक्सर उस इंसान की तरफ से आती है जिसने बिना रियलाइज किए पहले इमोशन सेफ्टी को तोड़ा होता है। इमोशन सेफ्टी बनाने के 3 साइंस बैक्ड तरीके हैं। पहला, जब वो कुछ शेयर करे, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शन इंस्टिंक्टिव होता है, जैसे गुस्सा, डिफेंसिवनेस। रिस्पॉन्स सोचा समझा होता है, जैसे मुझे समझ आता है तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो। दूसरा, कभी भी उसकी फीलिंग को छोटा मत करो, इवन अगर तुम्हें लगे कि वो ओवररिएक्ट कर रही है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है जैसी लाइन इमोशन सेफ्टी को सबसे तेजी से तोड़ती है। तीसरा, कंसिस्टेंसी रखो। एक बार अच्छा रिस्पॉन्स देना काफी नहीं है, ट्रस्ट टाइम के साथ रिपीटेड पॉजिटिव एक्सपीरियंस से बनता है। नौवां कॉन्सेप्ट, सवाल पूछने की साइंस, हर सवाल एक जैसा असर नहीं करता। रिसर्च कम्युनिकेशन साइकोलॉजी में एक फर्क बताती है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस जिनका जवाब हाँ या ना में हो, बनाम ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो डिटेल और इमोशन के लिए स्पेस देते हैं। तुम ठीक हो एक क्लोज्ड एंडेड सवाल है और ज्यादातर बार इसका जवाब ऑटोमेटिक हाँ आता है, चाहे सच कुछ भी हो, क्योंकि सवाल ही इतना स्पेस नहीं देता डिटेल में जाने का। इसके बजाय, आज तुम्हारा दिन कैसा गया, सबसे अच्छा और सबसे बुरा पार्ट क्या था जैसा ओपन एंडेड सवाल दिमाग को डिटेल में सोचने पर मजबूर करता है, और अक्सर असली फीलिंग्स सामने आती हैं जो एक सिंपल तुम ठीक हो से कभी नहीं निकलती।
ये टेक्निक थेरेपिस्ट्स भी यूज करते हैं। वो कभी सिर्फ क्या आप ठीक हैं नहीं पूछते, वो हमेशा स्पेसिफिक ओपन सवाल पूछते हैं जो डिटेल को इनवाइट करें। 10वां कॉन्सेप्ट है टाइमिंग का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। कब पूछना सही है, कब नहीं। कॉग्निटिव लोड थ्योरी, जो रिसर्च में काफी एस्टेब्लिश्ड है, ये बताती है कि इंसान का ब्रेन एक टाइम पर लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी से काम करता है। अगर कोई स्ट्रेस्ड है, थका है या किसी और चीज में बिजी है, तो उसका ब्रेन डीप इमोशन कन्वर्सेशन के लिए रेडी नहीं होता, इवन अगर वो चाहे भी तो। इसीलिए अभी बात करनी है वाला अप्रोच, खासकर जब दूसरा इंसान बिजी हो, थका हो या स्ट्रेस्ड हो, अक्सर बैकफायर करता है। बेस्ट टाइमिंग वो होती है जब दोनों लोग रिलैक्स्ड हों, बिना किसी टाइम प्रेशर के, और एनवायरनमेंट कैल्म हो। यही वजह है कि बहुत सी डीप कन्वर्सेशंस नेचुरली तब होती हैं जब लोग वॉक पर हों, कार में हों या रात को सोने से पहले। ये सब लो प्रेशर, लो कॉग्निटिव लोड एनवायरनमेंट्स होते हैं। 11वां कॉन्सेप्ट, मिरर न्यूरॉन्स और इमोशनल कॉन्टेजन। क्यों तुम्हारी अपनी एनर्जी मैटर करती है। न्यूरोसाइंस रिसर्च, खासकर मिरर न्यूरॉन सिस्टम पर, यह दिखाती है कि इंसान अनकॉन्शियसली दूसरे इंसान की इमोशन स्टेट को मिरर करते हैं। इसे इमोशन कॉन्टेजन कहते हैं। मतलब अगर तुम किसी से बात करते वक्त खुद एंशियस, इरिटेटेड या डिस्ट्रैक्टेड हो, तो वो एनर्जी अनकॉन्शियसली ट्रांसमिट होती है, चाहे तुम्हारे शब्द कितने भी सही हों। इसका मतलब ये है कि उसके मन की बात जानने का एक बड़ा हिस्सा खुद अपनी इमोशन स्टेट को मैनेज करना है। अगर तुम कैल्म, प्रेजेंट और जेन्युइनली क्यूरियस एनर्जी के साथ अप्रोच करते हो, तो दूसरा इंसान अनकॉन्शियसली वही कैल्म एनर्जी मिरर करता है और ओपन होने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन अगर तुम एंशियस या इम्पेशेंट एनर्जी लेकर आते हो, इवन अगर शब्द सही हो, तो वो टेंशन मिरर हो जाती है और दूसरा इंसान बंद हो जाता है। 12वां कॉन्सेप्ट, स्टीरियोटाइप्स का ट्रैप। क्यों सारी लड़कियां ऐसी होती हैं वाली सोच रिसर्च के खिलाफ है। यहाँ एक फाइनल और बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। पॉपुलर कल्चर में बहुत सारा कंटेंट है जो दावा करता है कि लड़कियां इस तरह सोचती हैं, या लड़कियां जब ये बोले तो असल में वो ये मीन करती हैं, जैसे एक यूनिवर्सल कोड हो। लेकिन एक्चुअल साइकोलॉजी रिसर्च इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर दशकों की स्टडीज के साथ ये बार बार दिखाती है कि जेंडर के अंदर की वेरिएशन जेंडर के बीच की वेरिएशन से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। मतलब दो अलग अलग लड़कियों के सोचने और फील करने के तरीके में एक एवरेज लड़के और एक एवरेज लड़की के बीच के डिफरेंस से कहीं ज्यादा फर्क हो सकता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है, किसी भी जनरल लड़कियां ऐसी होती हैं वाली थ्योरी पर भरोसा करना असल में सबसे बड़ा रिस्क है गलतफहमी का। सबसे रिलायबल तरीका हमेशा यही रहेगा, उस स्पेसिफिक इंसान को उसकी अपनी यूनिकनेस में टाइम और जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ जानना। कोई शॉर्टकट, कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला इसकी जगह नहीं ले सकता। फाइनल हुक, वो बात जो सब कुछ साथ लाती है। तो अगर तुम्हें असल में जानना है कि किसी के मन में क्या चल रहा है, साइंस का जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। पूछो, सुनो, जज मत करो और कॉन्सिस्टेंट रहो। माइंड रीडिंग ट्रिक्स, बॉडी लैंग्वेज हैक्स, या ये कहे तो ये मतलब होता है वाली चीट शीट्स, ये सब टेम्परेरी टूल्स हो सकते हैं, लेकिन असली डीप कनेक्शन तब बनता है जब दूसरा इंसान फील करे कि वो बिना डर के, बिना जज हुए अपनी पूरी सच्चाई शेयर कर सकता है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स यही है, जो लोग सबसे ज्यादा उसके मन की बात पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा ट्रिक्स जानते हैं। वो होते हैं जो इतना सेफ, इतना नॉलेजमेंटल स्पेस बनाते हैं कि सामने वाले इंसान को मन की बात छुपानी ही नहीं पड़ती। जब छुपाने की जरूरत खत्म हो जाती है, तभी असली समझ अपने आप सामने आ जाती है, बिना किसी डिकोडिंग के।